प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस की सभी रचनाओं को हल करेंगे, सभी कंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सभी कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रचना 11.1। रचना 11.1 में दोस्तों हमें एक दिए हुए रेखाखंड का विभाजन करना होगा। कैसे? एक रेखाखंड को हमें दिए हुए अनुपात में विभाजित करना होगा। तो एक रेखाखंड हमें ये भी दिया होगा जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसे हमें m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करना होगा, ठीक है। जैसे कि इस AB को हम दो भागों में बांट देंगे, AP और PB, ठीक है। तो AP हो जाएगा m और PB हो जाएगा n, ठीक है। जब हम AP अनुपात PB करेंगे तो हमें m अनुपात n मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है रचना 11.1 कि एक दिया हुआ रेखाखंड होगा, उसे दो भागों में दो m अनुपात n में विभाजित करना है, ठीक है हमें। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी रचना कैसे करेंगे। तो अब हम रचना को समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, m बराबर 3 और n बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम 3:2 में विभाजित करेंगे दिए गए रेखाखंड AB को। रचना के चरण, ठीक है। तो सबसे पहले तो AB हमें दिया हुआ है एक रेखाखंड, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो रचना का पहला चरण होगा, जो भी AB रेखाखंड दिया है उससे न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचते हैं, ठीक है। तो एक किरण AX खींची हमने जो न्यूनकोण बनाती है AB के साथ, ठीक है। न्यूनकोण होता है दोस्तों 90 डिग्री से कम का कोण। ये हो गया। अब चरण 2 में AX पर हमें 5 बिंदु लेने हैं। और 5 कैसी आई संख्या हमारी, n बराबर m बराबर 3 है और n बराबर 2 है। तो m और n को जोड़ेंगे तो 3 धन 2 हो जाएगा 5। तो AX पर हमें 5 बिंदु लेने हैं, उनका नामकरण भी कर देते हैं, A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है। इस प्रकार अंकित करेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो। A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही A3 से A4 हो, वही A4 से A5 हो। कैसे हो ये अभी आपको समझ में आएगा। तो प्रकार उठाइए, ठीक है। प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु A पर रखिए और पेंसिल को कुछ दूरी पर ले जाइए नुकीले हिस्से से, ठीक है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, अपनी सुविधा के अनुसार आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमें 5 बिंदु अंकित करने हैं, तो ये दूरी इतनी रखिए कि ये 5 बिंदु अंकित हो जाए आपके ना, ये x से बाहर ना चले जाएं, ठीक है। तो इतनी दूरी रखनी है, ठीक है। तो रख दी और एक चाप लगा दीजिए। अब ये चाप AX को जहां काटेगा उसे मान लेंगे A1 बिंदु हम, ठीक है। ये A1 बिंदु हो गया। अब जितनी चाप की दूरी ली थी हमने उतनी ही रखनी है, ठीक है, उतनी ही रखनी है। पर अब रख देंगे प्रकार को हम बिंदु A1 पर, प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु A1 पर रख देंगे। और जितनी दूरी पहले रखी थी, ठीक है, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की उतने ही दूरी रखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। और फिर एक और चाप लगा देंगे। ये चाप AX किरण को जहां काटेगा, ठीक है, उसे मान लेंगे हम बिंदु A2, ठीक है। अब प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखनी है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे बिंदु A2 पर और एक चाप लगा देंगे। ये चाप AX को जहां काटेगा उस बिंदु को मान लेंगे बिंदु A3। अब दूरी वही रखनी है नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे A3 पर और एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप जहां काटेगा AX को उसे मान लेंगे बिंदु A4, ठीक है। अब दूरी वही रखेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे A4 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां AX को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A5। तो हमारे बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 हमने बना दिए जो हमें बनाने थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 से A2 है, वही A2 से A3 है, वही A3 से A4 है, वही A4 से A5 है, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये बराबर दूरी क्यों है? क्योंकि हमने प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी को समान रखा था चाप लगाते समय, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे हिस्से पर, तीसरे चरण पर। बी और A5 को मिला दीजिए, ठीक है। बी बिंदु ये है, A5 बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं चरण 4 पर। तो चरण 4 में है बिंदु A3 से होकर जाने वाली। अब A3 को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि m बराबर यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसलिए A3 से होकर जाने वाली और A5B के समांतर एक रेखा खींचिए जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हो। तो A5B के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3 से जाती हो, ठीक है, और AB को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मानेंगे हम बिंदु C। तो दोस्तों समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। A5B के समांतर हमें खींचना है, ठीक है।
तो प्रकार ली, उठाई हमने प्रकार, नुकीला हिस्सा रख दिया A5 पर, ठीक है। और थोड़ा सी दूरी लेके अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार, ठीक है, पेंसिल से एक लगा दिया चाप, थोड़ा बड़ा चाप लगाया ताकि ये चाप जो है AX को भी काटे और A5B को भी काटे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने बिंदु दर्शा दिए, ठीक है, ये दोनों बिंदु, एक जो AX को काट रहा है चाप और दूसरा जो A5B को काट रहा है, ठीक है। अब ये दूरी को इतना ही रखेंगे, ठीक है। और जो है प्रकार को ले जाएंगे हम A3 पर, क्योंकि A3 से समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। और लगा देंगे चाप, चाप लगा दीजिए, ठीक है। चाप लगा देंगे। अब ये जो चाप है ये AX को जहाँ काटेगा वहां पर बिंदु से दर्शा देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, फिर से प्रकार ली। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नापेंगे, जो हमने पहला चाप लगाया था A5 से, ठीक है। तो वो दो बिंदु मिले थे, एक AX पर और एक A5B पर, ठीक है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्रकार से नापेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि स्केल से भी नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकार से नापना है, क्यों, आपको अब समझ में आएगा, ठीक है। फिर उतने ही प्रकार का में पेंसिल और नोक की दूरी उतनी ही रखेंगे। अब प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे जब हमने A3 से जो चाप लगाया था, और जो वो चाप AX को जहाँ काटा था जिस बिंदु पर, वहां पर रख देंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को और एक चाप काट देंगे, ठीक है। अब ये दोनों चाप, ये लाल वाला और जो अभी वाला चाप है, जहाँ मिलेंगे वहां एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। एक बिंदु मिल गया हमको दोनों चाप को काटता हुआ। अब A3 से, और ये जो दोनों चाप काट रहे थे एक दूसरे को, वहां से जाते हुए एक रेखा खींच देंगे, और वो रेखा जहां पर भी AB को प्रतिच्छेद करेगी वो होगा हमारा बिंदु C, ठीक है। ये होगा हमारा बिंदु C। तो दोस्तों अब A3C और A5B ये क्या होंगे, समांतर होंगे। यही तरीका है दोस्तों समांतर रेखा खींचने का, ठीक है। तो इस तरीके को अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों AC अनुपात CB जो होगा वही होगा हमारा 3:2, ठीक है। AC और CB ये अब 3:2 में विभाजित हो गया रेखाखंड AB। AC और CB में AC होगा 3 और CB होगा 2, ये इनका अनुपात होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तब AC अनुपात CB बराबर होगा 3:2 के। तो दोस्तों ये तो हो गई रचना। अब हमें रचना की प्रामाणिकता देखनी है, रचना का औचित्य देखना है, ठीक है। रचना को सिद्ध करना है कि जो हमने किया है वो सही किया है। तो भाई लोगों रचना तो हो गई, अब रचना की प्रामाणिकता कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं। तो दोस्तों रचना करते समय हमने क्या किया था, ये जितने भी बिंदु लिए थे A1 A2 A3 A4 A5 ये सब बराबर दूरी पे लिए थे, इसलिए A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 था, ठीक है। तो अब देखिए A3 A से लेके A3 तक के बीच की दूरी ये कितनी होगी, ये होगी A1 धन A1 A2 धन A2 A3। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, A3 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए A3 बराबर A1 को तो A1 ही लिख दिया, धन A1 A2 किसके बराबर है A1 के, तो हमने लिख दिया A1 धन A2 A3। तो A2 A3 भी A1 के बराबर है तो लिख दिया A1। अब देखो 3 बार आ गया A1, तो A3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा A1 के। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब A3 से A5 तक के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी A3 A4 धन A4 A5। तो वही तो लिखा है, और क्या लिखा है, A3 A5 बराबर A3 A4 धन A4 A5, ठीक है। अब A3 A5 बराबर A3 A4 किसके बराबर है A1 के, तो वो लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। A4 A5 वो भी A1 के बराबर है तो A1 लिख दिया। तो A3 A5 किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखो 2 बार A1 लिखा है तो 2 गुणा A1 के बराबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब A3 बटे A3 A5, तो A3 है 3 गुणा A1 लिख दिया, बटे A3 A5 है 2 गुणा A1 वो लिख दिया। ऊपर भी A1 है और नीचे भी A1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच करेंगे एक दूसरे को। तो A3 बटा A3 A5 हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो A3 बटा A3 A5 का अनुपात मिल गया 3/2। अब हमने A3C जो खींचा था वो समांतर खींचा था A5B के, A3C जो खींचा था हमने A3C वो A5B के समांतर खींचा था, ठीक है। ये दोनों समांतर थे, A3C समांतर था A5B के, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं त्रिभुज A A5B में, ठीक है, ये बड़े त्रिभुज में।
तो दोस्तों अब आपको जाना पड़ेगा अध्याय 6 में। अध्याय 6 में एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं, प्रमेय 6.1 का वीडियो। आपको समझ आ जाएगा सारा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने क्या सिद्ध किया था? हमने सिद्ध किया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, A5B जो है वो त्रिभुज की एक भुजा है। इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची A3C, ठीक है, जो कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं A5 को बिंदु A3 पर और AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो अन्य दो भुजाएं हैं समान अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, इसका मतलब है कि AC बटा CB, AC और CB, ठीक है, ये दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? A3 और A3 A5। ठीक है, तो हमने लिख दिया AC बटा CB बराबर होगा A3 बटा A3 A5। ठीक है, और A3 बटा A3 A5 ये हम निकाल चुके हैं 3/2। बहुत ही बढ़िया। तो AC बटा CB क्या हो जाएगा? 3/2। तो हम कह सकते हैं कि AC अनुपात CB बराबर होगा 3/2। ठीक है, और यही हमारी रचना थी कि AC अनुपात CB 3/2 है। तो हमने अपनी रचना की प्रमाणिकता कर दी, रचना की जो है हमने औचित्य दे दिया। तो ये हो गई आपकी रचना का प्रमाणिकता। अब दोस्तों इसकी एक और विधि है, उसको भी आप ध्यान से देखिए, तो फिर आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से अपने एग्जाम में, पेपर में, परीक्षा में करके आ सकते हैं। तो एक और विधि है, वो भी बहुत आसान विधि है और उसकी भी प्रमाणिकता है। तो आप दोनों विधियों को देख लीजिए, दोनों को समझ लीजिए। ठीक है, फिर आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो अब हम चलते हैं दूसरी विधि पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। दूसरी विधि समझ लेते हैं इस प्रमेय की। तो उसकी रचना के चरण, तो पहले तो दिया हुआ रेखाखंड AB बना लेंगे। ठीक है, फिर AB से न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचेंगे, जो पहले भी खींची थी हमने। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। अब दूसरे चरण में क्या है? कोण BAX। ठीक है, BAX जो कोण है उसके बराबर एक कोण बनाएंगे, कोण ABY। ठीक है, और AX के समांतर एक किरण खींचेंगे BY। ठीक है, तो उसकी विधि को समझ लेते हैं। ठीक है, तो AX के समांतर हमें BY खींचना है, इसकी विधि समझ लेते हैं हम। पहले तो हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु A पर और एक चाप लगा देंगे। ये चाप जो है, ये चाप जो है हमारा AB को भी काटेगा और AX को भी काटेगा। ठीक है, ये चाप लगा दिया। अब जहां पर ये AB को काट रहा है वो दूरी हमने उतनी ही रखी। ठीक है, और प्रकार को ले गए हम। ठीक है, ये इसी प्रकार को इतनी ही दूरी पर रख कर ले गए बिंदु B पर नुकीले हिस्से को। ठीक है, और एक चाप लगा दिया। ठीक है, ये चाप AB को काटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से हमने प्रकार ली और ये दूरी नापी। जहां पर जो हमने चाप लगाया था बिंदु A से, वो चाप जो है जहां पर AB को काट रहा था और जहां पर AX को काट रहा था, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकार से नापेंगे और प्रकार में उतनी ही दूरी रखेंगे नुकीले हिस्से और पेंसिल की। और नुकीले हिस्से को ले जाएंगे ऊपर जो चाप हमने बनाया था बिंदु B पर प्रकार को रखकर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा और एक चाप लगा देंगे, लाल रंग का चाप लग गया हमारा। ठीक है, अब ये दोनों चाप, ऊपर वाला जो काला चाप है और लाल चाप जहां पर एक दूसरे को काटे वहां पर एक बिंदु ले लिया। अब बिंदु B और ये जो बिंदु आया है, इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी। ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने BY। ठीक है, ये एक किरण खींच दी हमने BY किरण। ठीक है, वही हमें खींचनी थी। तो अब यहाँ पर AX और BY ये दोनों क्या है? आपस में समानांतर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब चरण 3, चरण 3 में हमें क्या करना है? AX पर हमें तीन बिंदु लेने हैं, A1 A2 A3। तीन क्यों लेने हैं? क्योंकि m बराबर 3 है। और BY पर हमें लेने हैं दो बिंदु, क्योंकि n बराबर 2 है। तो BY पर बिंदु लेंगे, उनका नामकरण कर दिया B1 B2। और AX पर जो लिए हमने, उनका नामकरण कर दिया A1 A2 A3। AX पर 3 लेंगे क्योंकि m 3 है, और BY पर 2 लेंगे क्योंकि n 2 है। ठीक है, किस प्रकार अंकित करेंगे कि A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 A2 की हो, वही दूरी A2 A3 की हो, जैसा कि विधि 1 में किया था हमने। और यही दूरी B से B1 की हो और यही दूरी B1 से B2 की हो। कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। प्रकार उठाइए, नुकीला हिस्सा बिंदु A पर रखिए, अपनी सुविधा के अनुसार
पेंसिल को नुकीले हिस्से से कुछ दूरी पर रखिए और एक चाप लगा दीजिए। ये चाप ए एक्स को काटना चाहिए। जहां पर भी ये एक्स को काटेगा उसे बिंदु A1 मान लेंगे हम। अब दूरी को फिक्स रखेंगे, दूरी को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, जो दूरी ले ली है अब उसको वही रखना है और प्रकार का नुकीला हिस्सा ले आएंगे बिंदु A1 पर और फिर पेंसिल से एक और चाप लगा देंगे जो कि एक्स को जहां काटेगी उसे मान लेंगे हम बिंदु A2। अब प्रकार की जो दूरी है वो तो वही रखेंगे, ठीक है, पेंसिल की और नुकीले हिस्से की। अब नुकीले हिस्से को ले जाएंगे A2 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक और चाप। ये चाप जहां पर AX किरण को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु A3। तो दोस्तों, प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में दूरी तो अभी वही रखेंगे, ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देंगे हम बिंदु B पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। अब ये चाप BY को जहां काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु B1। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे हम बिंदु B1 पर। दूरी वही रहेगी प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की। ठीक है, और पेंसिल से एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, ये चाप जहां पर भी BY को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु B2। तो ये मिल गया हमें बिंदु B2। तो ये हमें इस प्रकार मिल गया, A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 से A2 की है, वही दूरी A2 से A3 की है, वही दूरी B से B1 की है और वही दूरी B1 से B2 की है। ठीक है, इस प्रकार हमने रचना कर दी इन बिंदुओं की A1 A2 A3 B1 B2 की। अब आ जाते हैं दोस्तों रचना के चौथे और अंतिम चरण में। बिंदु A3 और B2 को मिलाइए। A3 और B2 इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, माना कि यहाँ रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु C। तब AC अनुपात CB जो है वो 3:2 के बराबर होगा। AC और CB का जो अनुपात होगा वो 3:2 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों हमारी रचना। अब हम इसकी प्रमाणिकता भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। ये हमने रचना की थी, ए से A1 की जो दूरी थी वही A1 A2 की थी, वही A2 A3 की थी, वही B1 B से B1 की थी और वही B1 B2 की थी। तो अब A से A3 के बीच की दूरी क्या होगी? A से A3 के बीच की दूरी A1 धन A1 A2 धन A2 A3, वही तो लिखा है यहाँ पर, A1 धन A1 A2 धन A2 A3। ठीक है, और ये सब किसके बराबर है? A1 के बराबर है। ठीक है, तो सबको A1 लिख सकते हैं। तो A3 हो जाएगा A1 धन A1 धन A1। ठीक है, क्योंकि A1 A2 A1 के बराबर है, A2 A3 A1 के बराबर है, तो वही लिख दिया हमने। तो A3 क्या हो जाएगा? A1 तीन बार है तो 3 गुणा A1, तो A3 हो गया 3 गुणा A1। अब बात आती है B से B2 के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्या होगी? B B1 धन B1 B2, वही लिख दिया हमने, B B1 धन B1 B2। ठीक है, B B1 और B1 B2 ये भी A1 के बराबर है। तो B B2 कितना हो जाएगा दोस्तों? B B1 की जगह लिख देंगे A1, धन का चिन्ह लगा देंगे और B1 B2 की जगह लिख देंगे A1। तो A1 दो बार लिखा है तो B B2 हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा A1। ये हो गया। अब अगर हम अनुपात निकाल लें A3 बटा B B2, A3 है 3 गुणा A1 वो लिख दिया, बटे में B B2 है 2 गुणा A1 वो लिख दिया, ऊपर A1 है नीचे A1 है, आपस में ये दोनों एक दूसरे को थैंक यू वेरी मच करेंगे और काट देंगे। तो क्या बचेगा हमारा? 3/2। तो A3 बटा B B2 आ गया हमारा 3/2। ठीक है, तो A3 बटा B1 बटा B B2 आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब त्रिभुज AC A3, ठीक है, ये त्रिभुज AC A3, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज पीले रंग से दिखाया, और त्रिभुज BC B2 में ऊपर वाला ये त्रिभुज BC B2, ठीक है, लाल रंग से दिखाया हमने। इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं हम, कोण A बराबर कोण B। ये जो कोण A है ये कोण B के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यही हमने रचना की थी। ठीक है, रचना से हमारा आया था ये, तो कोण A बराबर कोण B रचना से। ठीक है, कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया। कोण C बराबर कोण C। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज AC A3 में, ये पीले वाले त्रिभुज में ये कोण C ये है, और त्रिभुज BC B2 में कोण C ये ऊपर वाला है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया हमने। अब A कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। ठीक है, A कसौटी से क्रम क्या होगा? कोणों का क्रम लिख देते हैं AC, और जो अक्षर बच गया A3 वो लिख दिया। समरूप होगा त्रिभुज किसके? BC
BC लिख दिया, जो बच गया अक्षर B2 वो लिख दिया। तो त्रिभुज ACA3 समरूप होगा त्रिभुज BC B2 के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ा तो AC, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा अक्षर पकड़ा BC, AC बटा BC बराबर पहला और तीसरा अक्षर पकड़ते हैं AA3, तो दाईं तरफ भी पहला और तीसरा पकड़ेंगे BB2, तो AA3 बटा BB2 के बराबर होगा। तो AC बटा BC बराबर होगा AA3 बटा BB2। ठीक है, अब AA3 बटा BB2 हम निकाल चुके हैं, 3/2 है। तो AC बटा BC जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, AA3 बटा BB2। ठीक है, और AA3 बटा BB2 निकाल चुके हम, 3/2 है। तो AC बटा BC भी हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। AC बटा BC 3/2 आ गया। ठीक है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं। BC और CB एक ही चीज है। ठीक है, लंबाई ही है। ठीक है, चाहे BC लिखें चाहे CB लिखें। तो AC बटा CB आ गया 3/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC अनुपात CB होगा 3/2। ठीक है, AC और CB जो है 3/2 होगा। ठीक है, और यही हमने रचना की थी। AB रेखाखंड को हमने 3/2 में विभाजित करना था, तो हमारी रचना सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने रचना की प्रमाणिकता पूरी कर ली। तो दोस्तों, आपको जो भी विधि पसंद आई हो, विधि 1 या विधि 2, आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक विधि का प्रयोग करेंगे और उसकी रचना की प्रमाणिकता करेंगे। रचना 11.2। रचना 11.2 में दोस्तों हमें एक दिए गए स्केल गुणक होता है दोस्तों, जैसे कि 3/4 या 4/3। ठीक है, के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो हमें एक त्रिभुज दिया होगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज के समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी होगी दिए गए स्केल गुणक के अनुसार। ठीक है, स्केल गुणक क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर स्केल गुणक जो है वो 1 से कम है, ठीक है, तो जो समरूप त्रिभुज होगा वो छोटा बनेगा। और अगर स्केल गुणक 1 से बड़ा है तो समरूप त्रिभुज जो है वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो रचनाएं करनी होंगी इस रचना में। एक दिए गए त्रिभुज से छोटे त्रिभुज की रचना, और दूसरा दिए गए त्रिभुज से बड़े त्रिभुज की रचना। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमें स्केल गुणक कितना दिया गया है। तो आइए अब हम करते हैं रचना 11.2 को। तो दोस्तों हम पहले तरह की रचना कर लेते हैं जिसमें स्केल गुणक जो है 1 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि 3/4 है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, पर हमने अपनी सुविधा के लिए 3/4 मान लिया है 1 से छोटे को। ठीक है, तो एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। स्केल गुणक 1 से कम ले लिया है हमने, यानी कि 3/4। यानी कि समरूप त्रिभुज जो है वो छोटा त्रिभुज बनेगा दिए गए त्रिभुज से। तो एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। तो अभी हमने कहा था ना स्केल गुणक क्या होता है। ठीक है, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात आएगा वही होता है हमारा स्केल गुणक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, हमने मान लिया है 3/4। ठीक है, उसी बात को घुमा फिरा के दोबारा लिख दिया है। एक त्रिभुज ABC दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समरूप हो और जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की क्या हो, 3/4 हो। तो दोस्तों पहले तो हम सीखेंगे कि दिए गए त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। ठीक है, तो उसकी रचना के चरण, इसके बाद हम सीखेंगे समरूप त्रिभुज कैसे बनाना है। तो हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है दिए गए त्रिभुज की, तो रेखाखंड AB खींच लेंगे। ठीक है, AB लंबाई का रेखाखंड AB खींच लेंगे। फिर A को केंद्र मानकर तथा AC दूरी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। A को केंद्र मानेंगे तो A पर रख देंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी रखेंगे AC के बराबर। ठीक है, और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर B को केंद्र मानकर तथा BC को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा B पर रखेंगे क्योंकि B को केंद्र मान रहे हैं, और BC के बराबर दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में, और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें उसे मान लेंगे हम बिंदु C। अब AC को मिलाइए तो A और C को मिला देते हैं। ठीक है, फिर BC को मिलाइए तो B और C को मिला देते हैं। अब ABC बन गया एक त्रिभुज हमारा। तो तब ABC दिया गया त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज नहीं है, दिया गया त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC दिया गया त्रिभुज हमने बना लिया। अब हमें अभिष्ट त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे।
तो दोस्तों अब हम एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका स्केल गुणांक 3/4 हो, अर्थात 1 से कम होगा, यानी कि दिए गए त्रिभुज एबीसी से छोटा होगा। ठीक है, तो रचना के चरण लिख लेते हैं। AB से शीर्ष C की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए। तो हम एक किरण AX खींचेंगे जो कि AB से शीर्ष C जैसे ऊपर है तो नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और AB से ये न्यून कोण बनाती हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण। ठीक है, तो AX हमने खींच दी किरण। चरण 2 में AX पर हमें लेने हैं 4 बिंदु। ठीक है, अब 4 बिंदु क्यों लेने हैं? क्योंकि जो हमने स्केल गुणांक लिया है 3/4, तो उसमें दो संख्याएं हैं, ऊपर 3 और नीचे 4। 3 और 4 में जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 4 बिंदु A1 A2 A3 और A4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि ये बराबर दूरी पर हो। ठीक है, यानी कि A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो, ये बराबर दूरी पर हो। कैसे करते हैं अभी समझ लेते हैं हम इसको। प्रकार उठाइए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बिंदु ए पर और पेंसिल को नुकीले हिस्से से कुछ दूरी पर अपनी सुविधा के अनुसार रख दीजिए कि 4 बिंदु हम इस पर बराबर दूरी पर बना सकें। ठीक है, ठीक है, तो कितनी भी दूरी पर रख सकते हैं, पर अपनी सुविधा के अनुसार इतनी दूरी पर रखना है कि 4 बिंदु आ जाएं एक्स पर। ठीक है, और एक चाप लगा दीजिए। ये चाप एक्स को जहां काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दूरी फिक्स रख देंगे जो हमने लिए प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A1 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक और चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिंदु A2। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी तो वही रखेंगे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम अपने नए बिंदु A2 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे बिंदु A3 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप AX को जहां काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4। ठीक है, तो हमने A1 A2 A3 A4 अंकित कर दिए AX पर, और ये सारे बिंदु एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, मतलब कि A से A1 की जो दूरी है A1 वो बराबर होगी A1 से A2 की दूरी, यानी कि A1 A2 के। वो बराबर होगी A2 से A3 की दूरी, यानी कि A2 A3। वो बराबर होगी A3 से A4 के बीच की दूरी, यानी कि A3 A4। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 4 बिंदु अंकित कर दिए। अगले चरण में B और A4 को मिला दीजिए। ये हमने 4 बिंदु खींचे थे, जो चौथा बिंदु है A4 इसको B से मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला दिया हमने, स्केल से आप मिला देंगे। फिर क्या करना है हमें, बिंदु A3। अब बिंदु A3 का नंबर क्यों आया? क्योंकि देखो 3/4 में जो भी छोटी संख्या होगी उसको लेंगे। तो 3/4 में 3 और 4 में से छोटी संख्या है 3, तो हमने A3 को पकड़ा। तो A3 से होकर जाने वाली और BA4 के समांतर, ठीक है, BA4 ये अभी हमने खींचा, तो BA4 के समांतर हमें A3 से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो AB को B डैश पे प्रतिच्छेद करेगी। तो AB को जहां भी प्रतिच्छेद करेगी वो उसे मान लेंगे हम B डैश। तो हमें BA4 के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3 से होकर जाए और AB को जो है प्रतिच्छेद करे जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहेंगे हम बिंदु B डैश। तो दोस्तों अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, उसी विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। हमें BA4 के समांतर खींचनी है रेखा, तो हमने A4 पर रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को थोड़ी दूरी पर ले गए और एक चाप लगा दिया। ये चाप थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे कि AX को भी काटे और A4 B को भी काटे। ठीक है, तो जहां पर ये AX को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया, जहां पर ये B A4 को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया। अब ये दूरी जो है वो हमने फिक्स रखी और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे A3 पर, क्योंकि यहाँ हमने A3 बिंदु की चर्चा की थी। 3/4 में 3 और 4 में से 3 छोटा था, तो A3 पर, क्योंकि हमें A3 से खींचनी है समांतर रेखा, तो A3 पर अब उतनी ही दूरी का एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप AX को जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हमको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे हम जहां पर जो हमने पहला चाप लगाया था बिंदु A4 से, ये लाल रंग का, ये चाप दो बिंदुओं पर काट रहा था। एक बिंदु था हमारा AX किरण पर और एक था BA4 पर। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नापेंगे प्रकार से, स्केल से नहीं प्रकार से नापेंगे।
और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर AX को काटा था इस चाप ने, ठीक है, उस बिंदु पर। ठीक है, अब ये दूरी को इतने ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे जहां पर हमने दूसरा चाप लगाया था बिंदु A3 से लाल रंग का, और वो चाप जहां पर AX को काट रहा था वहां पर उस बिंदु पर ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को, और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो लाल रंग के जो पहले चाप को कहीं ना कहीं काटेगा। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे। ठीक है, ये बिंदु दर्शा दिया। अब A3 बिंदु जो है और ये जो बिंदु आया है दोनों चापों को काटने से, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये रेखा AB जो भुजा है हमारी त्रिभुज की उसको जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे बिंदु B'। ठीक है, तो अब जो A3B' है या हम कह लें B'(A3) है वो BA4 के समांतर होगा। ठीक है, तो BA4 के समांतर होगा B'(A3), ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यही विधि है किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींचने की। ठीक है, तो ये हमने B'(A3) समांतर खींच दिया BA4 के। अब रचना के पांचवें और अंतिम चरण में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु B' मिल गया हमको, तो बिंदु B' से होकर जाने वाली BC के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो B' से जाने वाली और BC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो AC को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मानेंगे हम बिंदु C'। ठीक है, तो कैसे समांतर रेखा खींचना है वो तो हम सीख चुके हैं, तो वैसे ही खींच लेते हैं। BC के समांतर खींचना है तो प्रकार उठाई, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा बिंदु B पर और कुछ दूरी पर एक चाप लगा दिया। चाप थोड़ा बड़ा लगाया ताकि ये AB को भी काटे और BC को भी काटे। जहां AB को काट रहा है वहां पर बिंदु दर्शा दिया, जहां BC को काट रहा है वहां भी बिंदु दर्शा दिया। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखी। अब जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है B' से खींचनी है, तो B' पे रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप जहां पर भी काटेगा AB को वहां पर एक बिंदु से हमने दर्शा दिया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा समांतर रेखा खींचने के लिए, ये जो दो बिंदु मिले हमें जब हमने B से चाप लगाया था हरे रंग का, तो एक बिंदु मिला था AB पर और दूसरा बिंदु मिला था BC पर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे। ठीक है, किससे, प्रकार से, और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर बिंदु मिला था हमें भुजा AB पर। ठीक है, वहां पर नुकीला हिस्सा रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को। ठीक है, और अब इस प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे उस बिंदु पर जो बिंदु हमें मिला था B' से चाप लगाने पर। ठीक है, B' से चाप लगाने पर जब ये हरे रंग का चाप AB से जहां टकराया था, प्रतिच्छेद किया था, वहां पर जो बिंदु मिला था वहां पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा, और प्रकार और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे जो हमने अभी नापी थी यहाँ से, और एक पेंसिल से चाप लगा देंगे। ये जो चाप लगाया है हमने पेंसिल से, ये हरे रंग के चाप को जो हमने B' से लगाया था उसको जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे। ठीक है, अब B' और ये जो दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु मिला है उससे होकर जाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जो रेखा खींची हमने ये AC को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे हम बिंदु C'। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या होगा, हमने रचना कर दी BC के समांतर एक भुजा की जो है B', C'। ठीक है, तो BC के समांतर होगा अब B', C'। ठीक है, B' C' जो है BC के समांतर होगा। तब A B' C' क्या होगा, हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो जो हमें समरूप त्रिभुज बनाना था वो मिल गया हमें, A B' C' ये हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है जिसका स्केल गुणक दिए गए त्रिभुज का 3/4 है। ठीक है, तो ये तो हो गई रचना। अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता। रचना कर ली दोस्तों हमने, अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता। ठीक है, कि कैसे हमारी रचना सही है। तो दोस्तों जो हमने बिंदु A1 A2 A3 A4 बनाए थे वो किस प्रकार बनाए थे कि A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 से A2 की है, वही A2 से A3 है, वही A3 से A4 है। यानी कि A1 बराबर है A1 A2 के, बराबर है A2 A3 के, बराबर है A3 A4 के। तो दोस्तों अगर हम A से A3 की दूरी निकालें, A3, ठीक है, यहाँ पर देखिए A से A3 तक की दूरी तो कितनी होगी, A1 धन A1 A2 धन A2 A3। तो हमने लिख दिया A3 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3। अब A3 बराबर हो जाएगा A1 को तो वही लिखा धन A1 A2, A1 A2 किसके बराबर है, A1 के, तो उसकी जगह A1 A2 की जगह रख देंगे A1, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। A2 A3, A2 A3 किसके बराबर है, A1 के, तो A2 A3 की जगह भी रख दिया A1। तो A3 किसके बराबर हो गया, 3 बार A1 आ गया, तो A3 हो जाएगा हमारा 3 गुणा A1। अब निकाल लेते हैं दोस्तों A4, A से लेके A4 तक की दूरी। ठीक है, ये वाली दूरी A से A4 ये कितनी होगी, A1 धन A1 A2,
धन A2 A3 धन A3 A4। तो हमने वही लिख दिया A4 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3 धन A3 A4। तो A4 किसके बराबर होगा, A1 को तो A1 ही लिखा, धन का चिन्ह लगाया, A1 A2 को लिख सकते हैं A1 तो वो लिख दिया हमने। फिर धन A2 A3 को लिख सकते हैं A1 तो वो लिख दिया हमने। धन A3 A4 को भी लिख सकते हैं A1 तो वो लिख दिया हमने। तो A4 किसके बराबर होगा दोस्तों, देखिए 4 बार A1 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं A4 बराबर 4 गुणा A1। तो A4 को हमने लिख दिया 4 गुणा A1। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालना चाहते हैं अनुपात A3 और A4 का। तो A3 बटा A4 कितना होगा, A3 का मान है 3 गुणा A1 तो हमने रख दिया 3 गुणा A1 बटे में A4 है तो A4 का मान है 4 गुणा A1 तो हमने लिख दिया 4 गुणा A1। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी A1 है नीचे भी A1 है तो ये आपस में कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3/4। तो A3 बटा A4 कितना जाएगा 3/4। इसका मतलब A3 और A4 की जो दूरी है उसका अनुपात हमारा कितना आ गया 3:4 या 3/4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब त्रिभुज A3B डैश, ठीक है, ये वाला त्रिभुज नीले रंग से लिखा है A3B डैश और त्रिभुज A4B, ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है A4B जिसे हमने पीले रंग से दिखा दिया है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कोण A बराबर कोण A जो है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण A होगा, उभयनिष्ठ कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया हमने। फिर कोण A3 बराबर कोण A4, कोण A3 और कोण A4 ये बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है और कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया। और संगत कोण क्यों बराबर होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने BA4 के समांतर B डैश A3 खींचा था, BA4 के समांतर B डैश A3 खींचा था, ये दोनों समांतर थे तो समांतर भुजाओं के तो संगत कोण बराबर ही होते हैं, इसीलिए कोण A3 बराबर होगा कोण A4 के। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो A समरूपता की कसौटी लग जाएगी तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्रम क्या होगा, त्रिभुज कोण कोण लिख लेते हैं A3 और जो बच गया वो B डैश। तो त्रिभुज A3B डैश समरूप होगा त्रिभुज कोण कोण लिख लेते हैं A4, जो बच गया वो लिख लेते हैं B। तो त्रिभुज A4B के, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। तो देखो पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बाईं तरफ A डैश बटे में दाईं तरफ भी पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बटे में AB बराबर। फिर बाईं तरफ हमने पकड़ा पहला दूसरा अक्षर A3 तो दाईं तरफ भी बटे के लिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ेंगे A4। तो AB डैश बटे AB बराबर आ गया हमारा A3 बटे A4। ठीक है, AB डैश कितना है, ये AB डैश है और AB कितना है, ये पूरा AB है। ठीक है, तो AB डैश बटा AB कितना आ गया A3 बटा A4, A3 ये निकाला था और A4 ये था हमारा। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर आ गया। अब A3 बटा A4 हम निकाल चुके हैं 3/4। ठीक है, तो A3 बटा A4 की जगह रख देंगे हम 3/4 तो हमारा आ जाएगा AB डैश बटा AB बराबर 3/4। ठीक है, तो AB डैश और AB इन दोनों का अनुपात कितना आ गया हमारा 3/4। हमने AB डैश बटा AB निकाल लिया 3/4। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज AB डैश C डैश। ठीक है, ये वाले त्रिभुज AB डैश C डैश और त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। ठीक है, जो हमने जिसका हमने समरूप त्रिभुज बनाया था। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण A बराबर कोण A, ये ऊपर जो कोण A है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है तो ये बराबर ही होगा। तो कोण A बराबर कोण A लिख दिया हमने और कोण के लिए एंगल के लिए A लिख दिया। अब देखिए कोण B डैश और कोण B ये बराबर है दोनों कोण। ठीक है, ये संगत कोण है और बराबर है। तो संगत कोण तो है ये, पर बराबर क्यों है ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा ना, क्योंकि हमने B डैश C डैश समांतर खींचा था BC के समांतर खींचा था B डैश C डैश के, ये दोनों समांतर थे। ठीक है, और समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं तो B डैश और B कोण आपस में बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए लिख देंगे। अब दो कोण बराबर हो गए तो A समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्रम क्या होगा, कोण कोण AB डैश और फिर जो बच गया वो लिख दिया C डैश। समरूप होगा त्रिभुज किसके AB और जो बच गया वो लिख दिया C। तो त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप होगा त्रिभुज ABC के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए पहला दूसरा अक्षर AB डैश, दाईं तरफ भी पहला दूसरा अक्षर AB, तो AB डैश बटे AB बराबर। दूसरा तीसरा अक्षर B डैश C डैश, दाईं तरफ भी दूसरा तीसरा अक्षर BC, तो B डैश C डैश बटे BC बराबर। पहला तीसरा अक्षर AC डैश बटे में
दाईं तरफ वाला भी पहला तीसरा अक्षर AC, तो बटा AC, ठीक है, बराबर होगा। अब ऊपर ध्यान दीजिए, हमने निकाला था ए बी डैश बटा ए बी बराबर 3/4, ये निकाला था हमने, ठीक है। ए बी डैश बटा ए बी बराबर 3/4 निकाला था। तो इसका मतलब ये तीनों अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के, क्योंकि ये ए बी डैश बटा ए बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटा बी सी बराबर ए सी डैश बटा ए सी बराबर 3/4, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ठीक है, जो हमने बनाया है, त्रिभुज रचना की है, वो दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप है। ये तो हम ये यहाँ निकाल ही चुके थे, ठीक है। और इनकी संगत भुजाएं जो हैं, उनका अनुपात क्या निकल गया था, निकाला है अभी हमने 3/4, ठीक है। तो स्केल गुणांक 3/4 है। तो दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप त्रिभुज हमने बना लिया ए बी डैश सी डैश, जिसकी संगत भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 3/4 गुनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अब आ जाते हैं हम दोस्तों इसके दूसरी विधि पर, जहां पर स्केल गुणांक जो होगा वो 1 से अधिक होगा, ठीक है। हमने छोटा समरूप त्रिभुज बना लिया। अब दोस्तों हमें बनाना है बड़ा समरूप त्रिभुज। इसका मतलब है कि स्केल गुणक जो है 1 से अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं कि स्केल गुणक 4/3 है। तो एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 4/3 है, ठीक है। दोबारा से वैसे ही कुछ लिख देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या है, 4/3 है, ठीक है। तो अभी अनुपात हमें मिल गया समरूप त्रिभुज का, क्या है, 4/3। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी की रचना करना तो हम शुरू में ही सीख गए थे दिए गए त्रिभुज की, ठीक है। अब उसको हम दोबारा नहीं दिखा रहे हैं, वो हमने वीडियो के शुरू में ही सीखा था कैसे दिए गए त्रिभुज की रचना करना है। अब हम रचना करेंगे इसके समरूप त्रिभुज की, जिसका स्केल गुणक होगा 4/3 अर्थात 1 से अधिक। तो इसके रचना के चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही होगा, ए बी से शीर्ष सी की दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए, जैसा कि हमने पहले भी किया था, ठीक है, वो खींच दिया हमने, ठीक है। शीर्ष से ऊपर है तो AB के नीचे खींचेंगे और न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम कोण बनाती हुई खींचेंगे AB से। चरण 2 में AX पर हमें 4 बिंदु लेने हैं। 4 क्यों, क्योंकि 4/3 में तीनों 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, इसलिए 4 बिंदु लेंगे, ठीक है। A1 A2 A3 A4 लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार लेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो, यानी कि A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देते हैं बिंदु A पर और पेंसिल को ले जाते हैं थोड़ी दूरी पर, अपने सुविधा के अनुसार कैसे 4 बिंदु इस AX पर आ जाए, ठीक है। तो कुछ दूरी पर एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप जहां पर भी AX को काटेगा उसको मान लेंगे बिंदु A1। अब ये दूरी फिक्स रख लेते हैं हम प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आते हैं बिंदु A1 पर और पेंसिल से लगा देते हैं एक और चाप। ये चाप जहां पर AX को काट रहा है उसे मान लेंगे हम बिंदु A2, ठीक है। अब दोस्तों दूरी तो उतनी ही रखेंगे नुकीले हिस्से की और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A2 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी AX को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये तो वही रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की। प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम बिंदु A3 पर और लगा देंगे एक चाप, ठीक है, पेंसिल से। ये चाप जहां पर भी AX को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें बिंदु A4। तो दोस्तों यहाँ तक तो विधि समान थी, जैसा कि हमने पहले किया था जब स्केल गुणांक 3/4 लिया था। अब थोड़ी परिस्थिति बदल जाती है। वहां पे हमने BA4 को मिलाया था, यहाँ पे BA3 को मिलाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा किसको मिलाना है, तो देखो जो बटे में होता है उसको मिला दीजिए। यहाँ पे बटे में 3 है, उसमें बटे में 4 था, तो यहाँ बटे में 3 है तो BA3, इसलिए A3 को मिल पकड़ा हमने। तो A3 और B को मिला देते हैं, मिला दिया। अब चरण 4 में हमसे कहा गया बिंदु A4। अब बिंदु A4 को क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि ऊपर है 4, ठीक है। 4/3 में 4 और 3 में से 4 बड़ा है, ये बात ठीक है। पर अगर हम दोनों विधियों को देखें छोटा और बड़ा त्रिभुज बनाने की, तो 4 ऊपर है, तो इसलिए हमने बिंदु 4 ले लिया, ठीक है। लिखने के लिए आपको यही लिखना होगा, पर आप बिंदु A4 लेंगे क्योंकि 4 ऊपर है। से होकर जाने वाली
ठीक है, तो बिंदु A4 से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो कि BA3 के समांतर हो, BA3 के समांतर हो। ठीक है, ऐसी खींचनी है। जो बढ़ाए गए रेखाखंड AB, AB को हमें बढ़ाना होगा आगे को, जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे B डैश। ठीक है, तो अभी अभी हमने सीख तो लिया है कि कैसे समांतर रेखा खींचनी है, तो उसी विधि को अपनाते हैं। BA3 के समांतर खींचना है तो A3 पर रख दिया हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा। ठीक है, और पेंसिल को ले गए थोड़ी दूरी पर और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप AX को जहां काट रहा है वहां एक बिंदु दिखा दिया, और BA3 को जहां काट रहा है वहां पर एक बिंदु दिखा दिया। अब ये दूरी इतनी ही रखेंगे और इस प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम A4 पर, जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है। और A3 पे पहले रखा था क्योंकि उसके समांतर खींचनी थी BA3 के। ठीक है, अब A4 से समांतर खींचनी है तो उतनी ही दूरी पर पेंसिल को रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे A4 पर और लगा देंगे एक बड़ा सा चाप। ये चाप AX को जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकार को अपने हाथों में पकड़िए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए इस बिंदु पर जो हमने A3 से चाप लगाया था। ठीक है, वो चाप जहां पर AX को काट रहा था उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे, और वो चाप जहां पर BA3 को काट रहा था उस बिंदु पर प्रकार की पेंसिल की नोक को रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे। ठीक है, अब दूरी को इतना ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर। ये बिंदु हमने कैसे प्राप्त किया था, A4 से लाल रंग का चाप लगाया था। ठीक है, और वो चाप जहां पर भी AX को काट रहा था वो बिंदु मिला था। इस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, ये चाप लाल रंग के चाप को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु को दर्शा देंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया सीधा सीधा। ठीक है, जैसे ए बी जा रहा है उसी दिशा में बढ़ा दिया आगे। अब A4 से और इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, A4 से और इस बिंदु से जाती हुई रेखा खींची जो AB से बढ़ाए हुए रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रही है। इसे हम बिंदु मान लेंगे B डैश। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा B डैश। तो अब इस स्थिति में जो BA3 है, BA3 और B डैश A4, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमने समांतर रेखाएं खींचने की विधि से B डैश A4 को बनाया है। ठीक है, तो अब हमने A4 से समांतर रेखा खींच ली B डैश A4 जो BA3 के समांतर है, जैसा कि हमने चरण 4 में कहा था। अब आ गए हैं दोस्तों हम रचना के पांचवें और अंतिम चरण में। पांचवें और अंतिम चरण में हमें क्या करना है, बिंदु B डैश, जो अभी हमने बिंदु B डैश का आविष्कार किया, से होकर जाने वाली BC के समांतर। ठीक है, तो BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, B डैश से जाए, जो रेखा AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो AC को हम बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो जहां भी प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे बिंदु C डैश। तो अब हमें प्रक्रिया अपनानी होगी समांतर रेखा खींचने की। तो हमें BC से समांतर रेखा खींचनी है, तो प्रकार को उठाइए हाथ में, जैसे कि तलवार को उठाते हैं। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए B पर, बिंदु B पर, क्योंकि BC के समांतर खींचना है। और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को कुछ दूरी पर रख के चाप लगाइए बड़ा सा। ये चाप जो है AB और BC दोनों को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, और बिंदुओं को जहां पर AB को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए, जहां पर BC को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए। अब इस प्रकार को आप ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु B डैश पर, क्योंकि B डैश से हमें समांतर रेखा खींचनी है। और दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की उतनी ही जितनी पहले थी, और एक चाप लगा देंगे। ये चाप AB डैश को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां एक बिंदु को दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, प्रकार को अपने हाथों में पुनः लेना होगा, दोबारा लेना होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होगा प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम प्रकार की सहायता से। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे जो बिंदु भुजा AB पर है। ठीक है, ये दूरी नापने के बाद प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर जो हमने B डैश से चाप खींचा था और वो बिंदु मिला था हमें, इस बिंदु पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, अब ये दोनों चाप, हरा चाप और जो अभी चाप लगाया है, जहां मिलेंगे वहां एक बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये AC रेखाखंड को बढ़ा देंगे कि AC भुजा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब B डैश से, बिंदु B डैश से और ये जो बिंदु मिला है इससे जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो है AC बढ़ाई हुई AC को जहां मिलेगा उसे बोल देंगे हम बिंदु C डैश। तो हमें बिंदु C डैश मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों
बी डैश सी डैश जो है वो बीसी के समांतर होगा, जो बी डैश सी डैश हमने खींचा है वो बीसी के समांतर होगा। ये दोनों आपस में समांतर होंगे क्योंकि हमने समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया से बी डैश सी डैश को खींचा है। तो बी डैश सी डैश समांतर होगा बीसी के, तब ए बी डैश सी डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब जो ए बी डैश सी डैश ये पीले रंग का जो त्रिभुज बना है, यही क्या है, हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है। इसी की हमें रचना करनी थी, तो हमने समरूप त्रिभुज की रचना कर दी जिसका स्केल गुणक 4/3 है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश जो है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, जिसका की स्केल गुणक 4/3 है। अब हमें इसकी रचना की प्रमाणिकता करनी है कि जो हमने किया है वो क्यों सही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे रचना की प्रमाणिकता को। तो दोस्तों सिर्फ रचना करने से काम नहीं चलेगा, रचना की प्रमाणिकता भी करनी होगी। कर लेते हैं रचना की प्रमाणिकता। तो दोस्तों ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री बराबर ए थ्री ए फोर होगा। ये सारे बिंदु बराबर दूरी पर होंगे। ए से लेके ए वन से ए टू से ए थ्री से ए फोर सब बराबर दूरी पर होंगे। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो ए से ए थ्री की दूरी क्या होगी, ए से लेके ए थ्री की दूरी ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री, वही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ए थ्री किसके बराबर हो जाएगा, ए वन धन ए वन ए टू को लिख देंगे ए वन लिख दिया, धन ए थ्री को भी लिख देंगे ए वन लिख दिया। तो ए थ्री किसके बराबर हो जाएगा, 3 बार है ए वन, तो हो जाएगा 3 गुणा ए वन के बराबर। अब बात आती है ए फोर की। ए फोर किसके बराबर होगा दोस्तों, ए वन धन ए वन ए टू धन ए थ्री धन ए थ्री ए फोर, वही लिखा है हमने यहाँ पर। तो ए फोर किसके बराबर होगा, ए वन धन ए वन ए टू को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया, धन ए टू ए थ्री को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया, धन ए थ्री ए फोर को लिख सकते हैं ए वन लिख दिया। तो ए फोर किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 बार है ए वन, तो 4 बार ए वन, तो ए फोर हो गया 4 बार ए वन के। अब ए फोर बटा ए थ्री, ये तीन निकाल रहे हैं हम, ए फोर बटा ए थ्री। तो ए फोर है 4 गुणा ए वन लिख दिया हमने, ए थ्री है 3 गुणा ए वन लिख दिया हमने। ऊपर भी ए वन है नीचे भी ए वन है, आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो ए फोर बटा ए तीन कितना आ जाएगा हमारा, 4/3, स्केल गुणा के बराबर आ गया, ले आए हम। ठीक है, तो ए फोर और ए तीन का अनुपात आ गया हमारा 4:3। हमने निकाल लिया ए फोर बटे ए थ्री बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, और त्रिभुज ए थ्री बी, ये छोटा वाला त्रिभुज ए थ्री बी। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर कोण ए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये कोण। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख दिया, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कोण ए फोर बराबर कोण ए थ्री, देखो ये वाला कोण ए फोर और ये कोण ए थ्री, ये आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। पर क्या संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, नहीं। कब बराबर होते हैं, जब समांतर रेखाओं पर खींचे गए हों। तो बी ए थ्री के समांतर हमने बी डैश ए फोर खींचा था, ये दोनों समांतर खींचे थे हमने बी डैश ए फोर को। तो अब समांतर रेखाओं के तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए फोर और कोण ए थ्री बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया ए। अब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज कोण कोण जो भी कोण है ए फोर, और जो बच गया फिर बी डैश वो लिख दिया, तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा किसके, त्रिभुज कोण कोण ए थ्री और जो बच गया वो बी। तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए थ्री बी के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए आपस में, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होंगे। ठीक है, तो देखो ए बी डैश, ठीक है, पहला और अंतिम अक्षर, बटे में भी दाई तरफ वाला पहला और अंतिम अक्षर लेंगे, बटे में आ जाएगा ए बी। तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर पहला दूसरा अक्षर ए फोर, बटे में दाई तरफ का पहला दूसरा अक्षर आ जाएगा ए थ्री। तो ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश ये बटे में लिखा है हमने ए बी, ये किसके बराबर आ गया हमारा समरूपता से, ए फोर बटे ए थ्री के। ए फोर बटा ए थ्री हम निकाल चुके हैं ऊपर, ए फोर बटा ए थ्री 4/3। ठीक है, तो ए फोर बटा ए थ्री की जगह हम क्या रख देंगे, 4/3। तो हमारा आ जाएगा ए बी डैश बटा ए बी बराबर 4/3। तो ए बी डैश बटा ए बी, इसका अनुपात आ गया हमारा 4/3। तो दोस्तों हमने निकाल लिया ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। ठीक है, जो हमारा समरूप त्रिभुज हमने रचना की थी ए बी डैश सी डैश, और त्रिभुज एबीसी, जो त्रिभुज हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण ए बराबर कोण ए, ये ऊपर वाला कोण, दोनों ये कोण ए जो है
इन दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है, तो बराबर ही होगा। तो कोण ए बराबर कोण ए है, और कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। फिर बात कर लेते हैं कोण बी डैश बराबर कोण बी। कोण बी डैश ये और कोण बी ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, और संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब ये समांतर रेखाओं पर हों। तो हमने जो रचना की थी बी डैश सी डैश समांतर खींचा था बीसी के, बी डैश सी डैश को समांतर खींचा था बीसी के, रचना से था ये, तो इनके संगत कोण बराबर ही होंगे। तो कोण बी डैश कोण बी के बराबर ही होगा। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए समरूपता की कसौटी से। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज, फिर कोण कोण ए बी डैश, फिर क्या बच गया सी डैश, तो सी डैश लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी, कोण है दोनों तो ए बी लिख दिया, फिर सी बच गया तो सी लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के ए कसौटी द्वारा। तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। पहली बात तो ये दो त्रिभुज समरूप होगा, ये हमारी एक रचना की प्रमाणिकता हो गई। ठीक है, कि हमने जो त्रिभुज खींचा था ए बी डैश सी डैश, वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप है। ठीक है, तो ये तो रचना की प्रमाणिकता हो गई। अब बस हमें देखना है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 है या नहीं। तो अब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की तो होंगी ही होंगी। ठीक है, लेकिन क्या वो अनुपात 4:3 है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो पहला दूसरा अक्षर ए बी डैश, फिर दाईं तरफ का भी पहला दूसरा अक्षर बटे में ए बी आ गया बराबर। दूसरा तीसरा अक्षर बी डैश सी डैश, दाईं तरफ का भी दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ेंगे बटे में बी सी आ गया बराबर। पहला तीसरा अक्षर ए सी डैश, दाईं तरफ का भी पहला तीसरा अक्षर पकड़ा बटे में ए सी, ये बराबर होंगे। और अभी हमने निकाला था ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3 होता है। तो ए बी डैश बटे ए बी अगर 4/3 के बराबर है तो ये सभी अनुपात 4/3 के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी। ये किसके बराबर होगा? 4/3 के, क्योंकि ए बी डैश बटे ए बी जो है वो 4/3 के बराबर है, ये अभी हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज हमने रचना की है ए बी डैश सी डैश दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप त्रिभुज है। और स्केल गुणक कितना है? 4/3, मतलब कि ये जो नया त्रिभुज हमने बनाया है ए बी डैश सी डैश, इसकी जो भुजाएं हैं वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। रचना 11.3। रचना 11.3 में हमें क्या करना है दोस्तों? एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो एक वृत्त होगा, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु होगा, इस बिंदु से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो दोस्तों हमने अध्याय 10 में पढ़ा था वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमें दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी होंगी। ठीक है, तो यही रचना करनी है हमें। एक वृत्त होगा, वृत्त के बाहर एक बिंदु होगा, ठीक है, उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है और फिर रचना की प्रमाणिकता करनी है, रचना का औचित्य देना है। तो 11.3 की रचना कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इसके बाहर एक बिंदु P दिए हुए हैं। हमें P से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक हमने वृत्त बना लिया जिसका कि केंद्र O है, जो हमें पता है दिया गया है, और एक इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P दिया गया है हमें। ठीक है, तो अब रचना के चरण रचना कर लेते हैं। तो रचना का पहला चरण है P और O को मिलाइए, मतलब वृत्त के बाहर जो बिंदु P है और वृत्त का केंद्र O, उन दोनों को मिला दीजिए। ये मिला दिया दोस्तों। फिर पीओ को समद्विभाजित करिए। ठीक है, तो पीओ जो रेखाखंड खींचा है उसको समद्विभाजित करना है हमें। ठीक है, कैसे समद्विभाजित करना है दोस्तों? ये हमने अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में देखा था। फिर से आप समझ लीजिए कि कैसे किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं हम। ठीक है, समद्विभाजित या लंब समद्विभाजित एक ही चीज है। कैसे करते हैं विधि को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ हमें पीओ को समद्विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे? पी और ओ को केंद्र मानकर तथा 1/2 पीओ, मतलब पीओ से आधा, आधा से अधिक, 1/2 पीओ से अधिक त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड पीओ के दोनों ओर चाप लगाएंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए। ठीक है, तो कैसे समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रकार लेंगे। ठीक है, अब प्रकार में नुकीले हिस्से और पेंसिल की जो दूरी होगी वो दूरी पीओ की दूरी की आधी से ज्यादा होगी, 1/2 पीओ से अधिक। ठीक है, तो 1/2 पीओ से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, मतलब आधे से अधिक लेंगे। ठीक है, आधी से अधिक दूरी लेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु P पर रखिए और 1/2 पीओ से ज्यादा दूरी रखेंगे पेंसिल और प्रकार के नुकीले हिस्से में, और एक चाप ऊपर लगाएंगे। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा P पर ही रहेगा और एक चाप लगा देंगे नीचे। ठीक है, और दूरी वही रहेगी जो हमने अभी ली थी, मतलब 1/2 पीओ से ज्यादा कुछ भी।
ठीक है। अब प्रकार को हम रखेंगे हम नुकीले हिस्से को केंद्र O पर, ठीक है, और एक चाप लगा देंगे ऊपर, ठीक है, दूरी वही रहेगी नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और एक चाप लगा देंगे हम नीचे केंद्र O पर नुकीले हिस्से को रखकर, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं ये चाप एक दूसरे को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऊपर वाला बिंदु A है और नीचे वाला बिंदु B है, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। A और B को मिलाइए, A और B को मिला देते हैं, ठीक है, तो ये हमने समद्विभाजित कर दिया PO को। अब मान लेते हैं कि AB और PO को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो AB और PO रेखाखंड है, ठीक है, रेखा है, वो जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या है, बिंदु M है, ठीक है। तो ये विधि होती है दोस्तों किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करने की। तो PO को समद्विभाजित हमने कर दिया, तो ये विधि आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है PO को समद्विभाजित करिए और इस विधि से आप समद्विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो हमने PO का समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है, PO को समद्विभाजित कर दिया हमने, ठीक है, तो हमें बिंदु M मिला जो PO को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि PO का मध्य बिंदु M है, ठीक है, इसका मतलब M की दूरी P से और O से बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर तथा MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। MO को त्रिज्या कह दें या PM को त्रिज्या कह दें, एक ही बात है क्योंकि ये दूरी बराबर है, ठीक है। तो M को केंद्र मानकर, ठीक है, यानी कि प्रकार का नुकीला हिस्सा M पर रखेंगे और MO को त्रिज्या मानकर, ठीक है, यानी कि पेंसिल की नोक को रखेंगे ऊपर और एक वृत्त को हम खींच देंगे, ठीक है, तो एक वृत्त खींच दिया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा चरण 3। अब मान लेते हैं कि ये दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ये जो नया वृत्त बना है, ये दिए गए वृत्त जो पीले रंग का वृत्त था, जो दिया गया वृत्त था, उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मान लेते हैं वो बिंदु है बिंदु Q और बिंदु R, ठीक है। अब चौथे चरण में हमें क्या करना है, P को Q तथा R से मिलाइए, P को Q से मिला दीजिए और P को R से मिला दीजिए, ठीक है। अब जो है PQ और PR यही हमारी अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो PQ है और PR है, ये दोनों ही क्या है, हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हो गई रचना दोस्तों, रचना 11.3 की। अब हम रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं। तो रचना हो गई हमारी, अब रचना की प्रमाणिकता देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, OQ और OR को मिलाइए, O और Q को मिला देते हैं, O और R को मिला देते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। PO जो है वृत्त का व्यास है, PO जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये हरा वाला वृत्त जो खींचा था हमने उसका व्यास है, जिसकी रचना की थी, खींचा था रचना के समय, ठीक है, दिया गया वृत्त का व्यास नहीं है, जो हमने वृत्त खींचा था उसका व्यास है PO। तो PO जो है अर्धवृत्त होगा, मतलब वृत्त को दो भागों में बांटेगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है PO। अब दोस्तों हमने कक्षा 9 में पढ़ा था अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त से अगर कोई कोण बनाए हम, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, तो वो समकोण होता है। इसका मतलब क्या है कि कोण Q जो है वो समकोण होगा, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा, और कोण R भी जो है वो 90 डिग्री होगा, तो कोण R हमने 90 डिग्री का बता दिया। अगर कोण Q 90 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब PQ और OQ एक दूसरे पर लंब होंगे, PQ लंब होगा OQ पर, ठीक है, क्योंकि कोण Q 90 डिग्री है। उसी प्रकार कोण R अगर 90 डिग्री है तो PR और OR एक दूसरे पर लंब होंगे, PR लंब होगा OR पर, ठीक है, एक दूसरे पर लंब होंगे ये, ठीक है। दोस्तों OQ और OR दिए हुए वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OQ और OR जो हमें वृत्त दिया गया था उसकी त्रिज्याएं हैं OQ और OR, ठीक है, दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OQ जो है लंब है PR पर, तो OQ PQ पर, और OR लंब है PR पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो त्रिज्या OQ लंब है PQ पर, इसका मतलब PQ जो है स्पर्श रेखा होगी। उसी प्रकार त्रिज्या OR लंब है PR पर, इसका मतलब PR भी हमारी स्पर्श रेखा होगी, इसका मतलब PQ और PR स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये इससे हमारी रचना की प्रमाणिकता हो गई कि हाँ, जो हमने खींची थी PQ और PR वो जो है हमारी स्पर्श रेखाएं ही हैं। दोस्तों ये रचना तो आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, यहाँ पर बस एक टिप्पणी का जिक्र कर लेते हैं हम कि यदि ये कुछ प्रश्नों में ना जैसे वृत्त का केंद्र नहीं दिया गया होगा, तो हमें क्या करना होगा केंद्र ज्ञात करने के लिए,
हम कोई भी दो असमांतर जीवाएं लेंगे, ठीक है, और उनके लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही हमारा केंद्र होगा। और केंद्र ज्ञात करने के बाद जैसा कि हमने ऊपर किया है वैसी हम रचना कर देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में कि कैसे केंद्र ज्ञात करना है, इसी अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने बताया है कि कैसे दो असमांतर जीवाएं लेकर उनके लंब समद्विभाजक खींचकर हम उसके प्रतिच्छेद बिंदु के द्वारा केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप हमारे अध्याय 11 के परिचय के वीडियो को अवश्य देखिए, उससे आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आवश्यकता होगी जिसमें वृत्त का केंद्र नहीं दिया गया हो। रचना 11.3 में तो आपको ऐसे ही करना है जैसे ऊपर आपको समझाया है। रचना 11.3 का इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आपकी प्रामाणिकता के साथ खत्म हो गया था। बस ये आपको प्रश्नों को हल करने के लिए बताया गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।